संसद मैया गंगा स्नान करती है, नई होती है, देश को नया नेतृत्व मिलता है, नए नेता आते हैं, पुराने नेता भी कुछ आते हैं। तो इतना बड़ा लोकतंत्र का उत्सव है, उसके आलोक में मैं इस बैनर को देख रहा था। 100% मतदान प्रत्येक देशभक्त का परम कर्तव्य है। राजनीतिक दल आएंगे, आपके बीच में आएंगे, कोई सोने का हिरण बन के आएगा। जैसे पहले आया था ना छद्म वेश में, अलग अलग रूप में आएंगे, अलग अलग बातें कहेंगे, उनकी मजबूरी है कहना। लेकिन कुछ सामाजिक संगठन होते हैं, जाति बिरादरी की गांव की चौपाल होती हैं, कुछ धार्मिक संगठन होते हैं, कुछ बुद्धिजीवियों के समूह होते हैं, वो भी इस दौरान सही बातें, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या और अच्छा हो सकता था, इस दौरान जनता के बीच में जाते हैं। स्वदेशी जागरण मंच भी क्योंकि देश का बड़ा संगठन है और विनम्रता पूर्वक हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की नीतियां आज देश में चल रही है उनके बारे में थोड़ी समझ हम भी रखते हैं। तो वो कुछ बातें आपके सामने हम रखने आए हैं, आप जरूर विचार करना कि वो बात सही है, उसके आधार पे वोट करना। और दूसरी बात, वोट जरूर करना, 100% मतदान। और वो तभी संभव है जब आप यहां बैठे सभी लोग किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता न बनकर देश के कार्यकर्ता बने और हर आदमी आज एक संख्या तय करे कि मैं 5 लोगों को समझाऊंगा और चुनाव वाले दिन 20 लोगों को वोट डलवाना सुनिश्चित करूंगा। तो ऐसे जब हम देश के कार्यकर्ता बनेंगे इस चुनाव में, तो हम निश्चित रूप से एक अच्छी लोकसभा दे पाएंगे। बंधुओं, अभी एक स्कीम आई है, हर आदमी को 72,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। कोई विषय नहीं है कि देश को कैसे आगे ले जाएंगे, कोई रोड मैप है नहीं है। 72,000 रुपया सालाना देंगे तो कहां से देंगे? 72,000 रुपया देंगे तो समस्त ब्रह्मांड तो उपयोगिता आधारित संबंध है, उसी पे खड़ा है। तू मुझे कुछ दे, मैं तुझे कुछ दूं। पूरी समस्त ब्रह्मांड की रचना इसी पे खड़ी है ना, कुछ ले कुछ दे। तो 72,000 रुपया देंगे तो बदले में क्या लेंगे, ये हमें सोचना चाहिए। राजनीतिक वातावरण में एक विचार आया है और अचानक आया है और ये कह के आया कि रुक जाओ, देखो एक ब्लास्ट होने वाला है। आपने अगर देखा उस घोषणा किस तरीके से की गई कि 72,000 रुपया देंगे हर परिवार को, फिर कहा नहीं नहीं, जो भरपाई होगी उसको पूरा करेंगे, आगे और भी उसकी पोल खुलेगी। वास्तव में ये क्या है? 1991 से स्वदेशी जागरण मंच 3 चीजों पे मुख्य लड़ रहा है। एक, अगर देश का परिवार बच गया तो देश बच गया, मतलब परिवार प्रबोधन। यहां आप देख रहे होंगे पुस्तकें भी रखी है, परिवार प्रबोधन। हमारे देश का आधार अर्थव्यवस्था हो, सांस्कृतिक एकता हो, या जीवन को संपूर्णता में जीने का आयाम हो। बचपन में मां के गर्भ में आने से लेकर अपनी गति को प्राप्त करने तक जीवन की जिस अवस्था में जो आवश्यकताएं होती है वो परिवार में पूरी होती है। अलग अलग आयु वर्ग में अनेक आवश्यकता होती है। बेटी पैदा हुई, बेटी रजस्वला हुई, बेटी माँ बनी, बेटी नानी बनी, बेटी दादी बनी, बेटी गति प्राप्त हो गई, उसकी सारी आवश्यकताएं परिवार नाम की संस्था में ही सुरक्षा पूर्वक पूरी होती है। तो परिवार बचे। दूसरा हमारा है देश का रोजगार बचे। यहाँ कितने लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी है? हाथ उठाएंगे।
एक और कौन है, दो, कुल मिला के जितने अगर यहाँ 100 लोग हैं तो 3-4 लोग तो सरकारी नौकरी करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम, उसी आधार पर रोजगार करते हैं। बंधुओं, ये जो स्कीम आई है इसके पीछे पूरी मूल सोच यही है कि देश के जितने भी 93% लोग जो स्वरोजगार से दुकानदारी चलाकर, फैक्ट्री चलाकर, खेती करके, छोटी कारीगरी करके, छोटे छोटे 2-4 किसी के पास ट्रक है वो चलाकर, 8-10 किसी के पास ऑटो है वो चलाकर, रेहड़ी पटड़ी का व्यवसाय करके, इस सारे व्यवसाय को विदेशी कंपनियों को सौंप दिया जाए। कहने का मतलब आपका संपूर्ण रोजगार, चाहे कोई घर में सिलाई करके महिला कमाती है, चाहे मंगल बाजार में रेडी लगा के कमाता है, देश का संपूर्ण उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन, हमारी खाने, हमारी नदियां, हमारे जंगल, हमारी कृषि योग्य भूमि, हमारा जल, हमारे मवेशी, हमारे बीजों की विविधता, ये सब विदेशी कंपनियों को दे दी जाए। कहने का मतलब सभी काम धंधा उद्योग विदेशी कंपनियां करें और बदले में वो हमें इतना भर दे दें कि हम रोटी खरीद के खा सकें। तो ये जो विचार आया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये सनसनी तौर पे देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी इस विचार का प्रचार करने आए, आप उसे ये बोलो, पूरी दुनिया ले और दे के आधार पर चलती है, बदले में आप देश का लोगे क्या? अगर लोगों को 72,000 रुपया साल का दोगे तो लोगों का आप क्या रोजगार लोगे, उद्योग क्या उनसे छीनोगे, देश के प्राकृतिक संसाधनों को क्या क्या छीनोगे? तो इसका हम जरूर विचार करें। और आगे बढ़ते हैं। लगभग 1991 से सीधा सीधा विदेशी कंपनियों का आक्रमण हुआ है, हम लोग लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल का वर्तमान सरकार के मैं कुछ उपलब्धियां जो हमने लड़के ली हैं, सरकारें कोई देती नहीं है। सरकारों की एक ही कमजोर नस होती है, जनता का दबाव। स्वदेशी जागरण मंच ने कुछ बड़े मुद्दों पे आंदोलन किया, इतना जन जागरण किया कि सरकारों को और सरकार के अफसरों को समझ में आ गया कि इस मुद्दे पे हेराफेरी नहीं चलेगी। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। वैश्वीकरण आया। वैश्वीकरण मतलब दुनिया कैसे चलेगी, वो चलाने का तरीका होता है। जैसे घर चलाने का तरीका होता है, देश चलाने का तरीका होता है, तो दुनिया कैसे चलेगी वो तरीका 1991 में आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, वो लाए, नई सरकार बनी, अफसर पुराने वाले ही थे, उनकी मानसिकता भी पुरानी वाली थी। नया प्रधानमंत्री आया, इसे क्या पता होगा, जैसा हम बता देंगे चल जाएगा। आप देखिएगा 26 मई 2014 को यह सरकार बनी, अफसरों ने गुमराह किया, किसानों की जमीन छीन लो, और एक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश तैयार कर दिया। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया, आपने सुना होगा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का नाम। एक बार आया, संसद में पास नहीं हुआ, दोबारा आया, संसद में पास नहीं हुआ, तिबारा आया। स्वदेशी जागरण मंच ने बिना ये देखे कि सरकार किसकी है, जंतर मंतर पर 365 दिन पूरे नहीं हुए थे, 5 मई 2015 को जंतर मंतर पे बैठ गया था, किसानों की जमीन छीनने नहीं देंगे प्रधानमंत्री जी। अफसरों ने आपको गुमराह किया है। संवेदनशील प्रधानमंत्री थे, जैसे ही उन्हें ध्यान में आया, उन्होंने 30 अगस्त को मन की बात में कहा, कल 31 अगस्त को
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की समय सीमा समाप्त हो रही है और मैंने तय किया है उसे समाप्त होने दिया जाए। और ये काम उन्होंने जब किया जब वो लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पे थे, उनकी एक आवाज पे लोग झाड़ू उठा रहे थे, लेकिन उन्हें जैसे ही ध्यान में आया कुछ अफसरों ने गुमराह किया है, उन्होंने देश के किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लिया। दोस्तों, जिस आधार पे ये 72,000 रुपया कह रहे हैं देंगे, इसके पीछे खेल क्या है? बीजों को विदेशी कंपनियों के हवाले करना है। आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, मेरा आग्रह रहेगा विनम्रता से थोड़ा मुद्दों को समझे। ये कहां से आएगा 72,000 रुपया? भगवान ने हमें बीज दिए हैं। विश्व में केवल भारत ऐसी जगह है जहां हर प्रकार का पौधा होता है। तिल भी उगता है, ताड़ भी उगता है, रस से भरा तरबूज भी उगता है, सूखा छुहारा भी उगता है, खट्टी इमली भी उगती है, तीखी मिर्च भी उगती है। ये बीज हमें मुफ्त मिले हैं, किसी कंपनी ने नहीं दिए, या कुदरत ने दिए हैं। कुछ विदेशी कंपनियों की नजर है इन बीजों पर मालिकाना हक उनका हो जाए। वो तकनीकी भाषा है, उसको जीएम बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज। उनका यह खेल है कि इन बीजों को उनका मालिकाना हक हो जाए और वो इन बीजों की नसबंदी कर दें, ताकि किसान जितनी बार फसल बोए उतनी बार उसको बीज विदेशी कंपनी से खरीदना पड़े और धीरे धीरे हमारे बीज गायब हो जाएं और जिस भाव पे कंपनी बीज देगी उसी भाव पे खरीदने पड़े। स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, आंदोलन किया, तर्कों के साथ बताया ये भारत के बीजों पर कब्जा करने का विदेशी कंपनियों का षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने बात स्वीकार करी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी देश हित में की गई, जीएम बीज विदेशी कंपनियों के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत करवाने के बावजूद भी विदेशी बीजों को, जीएम को भारत में अनुमति नहीं मिली। हमें जागरूक रहना पड़ेगा। अगर हम ये 72,000 के लालच में आ गए, हमारा बीज चला जाएगा। अगर हम 72,000 के लालच में आ गए, किसी किसान के पास जमीन नहीं बचेगी। आप समझ लेना, सभी विदेशी कंपनियां आएंगी और 1-1 लाख एकड़ में बड़ी बड़ी मशीनों से खेती करेंगी। 70% लोग गांवों में रहते हैं, वो क्या करेंगे? ऐसे मित्रों, अनेक मुद्दे हैं। रोजगार के विषय पे है, इस सरकार ने अनेक चीजें शुरू की हैं। समय भी चाहिए। स्टार्टअप की योजना शुरू की है, अपने आप में मौलिक है, नई है। मुद्रा लोन की व्यवस्था शुरू की है। कुछ गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन क्रम आगे सुधार करने का है। कैसे आगे चले? लोकतंत्र का पर्व आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, कितने वोटर हैं इस चुनाव में? आप बताइए, खड़े हो। नहीं, कितने वोटर हैं इस चुनाव में? 90 करोड़ वोटर। 90 करोड़ लोग वोट डालेंगे। वो 1-2 राजनीतिक दलों के बस की नहीं है कि वो सही मुद्दे पहुंचा सकें। 2014 में देखें तो 464 राजनीतिक दल लड़े थे। लोकसभा में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को देखें तो 8,251 उम्मीदवार थे। 66% वोट डले थे और इस सदी की पहली और 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। जब इतना बड़ा लोकतंत्र पूर्ण बहुमत की सरकार देता है, तो हमारा मुखिया जब दूसरे देश में जाता है तो उसके प्रति देखने का नजरिया भी बदल जाता है। ये लुंज पुंज घर से नहीं है, ये एकजुट परिवार का आदमी है। गांव में जिसका घर एकजुट होता है, संयुक्त परिवार होता है, उसका कोई भी गांव में कहीं चला जाए, उसका एक अलग रुतबा होता है। वैश्विक मंचों पे
भारत को देखने का नजरिया बदला है। ये ठीक है कि आगे अभी और चलना है, संभावनाएं बहुत हैं। तो कुल मिला के मेरा इतना ही निवेदन है कि लोकतंत्र का पर्व आ रहा है। आपसे निवेदन है, हर व्यक्ति मुद्दों को समझे। अभी और लोकप्रिय घोषणाएं आएंगी, लेकिन हर घोषणा के पीछे क्या रहस्य है, अगर कुछ देंगे तो बदले में क्या लेंगे, उसको समझें और जिम्मेदारी लें। मैं 10 बहनों को समझाऊंगी, मैं 10 भाइयों को समझाऊंगा, और चुनाव वाले दिन 20 लोगों को मैं सुनिश्चित करूंगा कि वोट डाल के आए। वोट जहां भी डालें, लेकिन सही तथ्यों से मैं उसको अवगत कराऊंगा। सरसरी लोकप्रिय बयान टेलीविजन में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दे दिए तो उसी आधार पे करवाऊंगा। तो हम देश के एक नागरिक के नाते हमारा भी ये दायित्व है, लोकतंत्र के इस महापर्व में हम अपना योगदान करें। अधिकतम मतदान, 100% मतदान, इसको हम सुनिश्चित कराएं और फिर एक बार देश को बहुमत की सरकार दें, एकजुट सरकार दें, ऐसी सरकार दें जो स्वयं तो एकजुट रह सके, साथ ही साथ उसके पीछे एक ऐसा तंत्र भी हो, ऐसा विशाल तंत्र हो जो आवश्यकता पड़ने पर समाज को भी एकजुट रख सके। अनेक वैश्विक शक्तियां भारत को तोड़ने में लगी हुई हैं। हम देखते हैं रातों रात एक आंदोलन खड़ा हो जाता है, उसका कोई नेता नहीं होता। समाज को फाड़ने के लिए एक रात में ही एक आंदोलन और उसमें प्रायोजित हिंसा करवाकर, ताकि सदैव के लिए 20-50 वर्ष के लिए समाज फिर फट जाए। फिर एक मनीषियों को, अनेक मनीषियों को फिर जीवन लगाना पड़ता है समाज को समरस करने के लिए, जोड़ने के लिए। ऐसे अनेक आंदोलन, ऐसे अनेक उपद्रवी युवा नेता वैश्विक शक्तियों के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, चाहे आप जेएनयू देखते हो, चाहे गुजरात का उपद्रवी हार्दिक पटेल देखते हो, चाहे अन्य स्थानों पे। तो ऐसी सरकार जो स्वयं एकजुट रह सके और उसके पास एक ऐसा सामाजिक तंत्र भी हो, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक तंत्र जो समाज को भी एकजुट रख सके, ऐसी सरकार चुने। क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति जो आई है और वैश्वीकरण की जो क्रांति आई है, उसमें अब चुनौतियां प्रांत की नहीं है, देश की नहीं है, उपमहाद्वीप की नहीं है, चुनौतियां वैश्विक हैं, एक दूसरे के रोजगार पे कब्जे की। इन चुनौतियों के मद्देनजर ऐसी सरकार हम चुने जो स्वयं तो एकजुट रह सके, देश को भी एकजुट रख सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।